आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है यह आधारित है भारत के महान न्यायवादी मतलब भारत के महान न्यायवादी से जुड़े तमाम तथ्यों को हम पर बात करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बातें होंगी कि भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। मतलब भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी से जुड़े जो तथ्य है, जो उल्लेख है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका 76 में इस बात की जिक्र किया गया है। और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। भारत का महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। विधि अधिकारी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब भारत के महान न्यायवादी से जुड़े तथ्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। जबकि और यह भारत का महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि महान न्यायवादी जो है वह किसी भी सदन का कोई सदस्य नहीं होता। मतलब वह संसद का सदस्य नहीं होता है। किसी भी संसद या सदन हम कह सकते हैं कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब वह सदन का सदस्य नहीं होता है। वह सदन का सदस्य नहीं होता है। नहीं वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल नहीं वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। सबसे पहले हम लोग बातें किए कि भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। जबकि इसके बाद हम बातें किए कि भारत का महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो महान न्यायवादी की हम जो बातें कर रहे हैं तो इसमें वह सदन का किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होता है, नहीं मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है। मतलब वह बोल सकता है, किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। मतलब मत देने का अधिकार इसे नहीं है। तो हमें इस बात को सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि भारत के महान न्यायवादी का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसके बाद है कि यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो भारत का महान न्यायवादी है वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा। इसके बाद हम बातें किए कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो भारत का महान न्यायवादी है नहीं किसी भी नहीं राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं लोकसभा का सदस्य, तमाम तरह के जो सदन है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह नहीं मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन यह बात है कि वह किसी भी सदन में जाकर अपनी बातें रख सकता है। मतलब उसे अगर लोकसभा में चला जाए और बातें कुछ बोलना हो तो वो बोलने की उसे स्वतंत्र है। मतलब वो कुछ भी बोल सकता है। तो वह लोकसभा या राज्यसभा में उसके बोलने की जो शक्ति है वो पता नहीं, वह मत नहीं दे सकता है। मतलब वो दोनों सदनों में जाकर अपना मत देने का उसे अधिकार नहीं है। तो हम लोग बातें किए कि जो भारत का महान न्यायवादी है सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन में बोलने का अधिकार महान न्यायवादी को मिला है। और वह मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं है, फिर भी वह जाकर सदन में अपनी बातें रख सकता है। इसके बाद है कि वह मत नहीं दे सकता। मतलब कोई निर्णय हो रहा है तो वह केवल अपना सुझाव दे सकता है, न कि मत देगा। इसके बाद है कि वो उसकी जो मतलब यह बातें जो की गई है कि वह सदन का सदस्य नहीं होगा और मत देने का अधिकार नहीं होगा, यह बातें की गई है अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत का महान न्यायवादी न तो सदन किसी भी सदन का सदस्य है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य है, फिर भी वह जाकर सदन में अपनी बातें रख सकता है, अपनी भावनाओं को रख सकता है। इसके साथ ही वह अपने मत नहीं दे सकता है। मतलब कोई निर्णय हो रहा है अगर सदन में तो वह कोई सुझाव देगा, न कि मत रखेगा। तो इस बात का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में, मतलब 88 में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि जो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से जुड़े हम बातें करेंगे। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मतलब भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण कर सकता है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण कर सकता है। तो हम नियुक्ति, जो भारत के महान्यायवादी की जब नियुक्ति की चर्चाएं हो रही है, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण कर सकता है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर महान्यायवादी बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो जब योग्यता की हम बातें करेंगे कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता, तो वह योग्यता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। मतलब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के जो योग्यता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो बनेगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं जो है वही योग्यताएं हैं भारत के महान्यायवादी को अगर बनना कोई चाहता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बनने की जो योग्यताएं हैं वह योग्यताएं होनी चाहिए। आखिर योग्यताएं क्या है? तो सबसे पहले योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए उसे। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसे भारत का नागरिक अवश्य ही होना चाहिए। और दूसरा है कि उच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालय में, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो। मतलब 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहता है उच्च न्यायालय में तो वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है या भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जब योग्यताएं की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 5 वर्ष तक उसे न्यायाधीश बनना पड़ेगा। मतलब अगर किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम जब बातें करते हैं तो जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश अगर 5 वर्षों तक कार्य करता है, लगातार हम बातें कर रहे हैं, लगातार 5 वर्ष तक जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश रहता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं उसे प्राप्त हो जाती हैं, और साथ ही साथ वो भारत के महान्यायवादी भी बन सकता है। मतलब जो भारत के महान्यायवादी बनने की जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं। तो हम लोग बातें किए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बने या भारत का महान्यायवादी बने। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय जो जिला न्यायालय हो गया तो अन्य न्यायालय में वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। इसके बाद है कि वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे। 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम करता है। और लगातार हम बातें कर रहे हैं, लगातार जब 10 वर्ष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या अन्य न्यायालय में अधिवक्ता करता है तो वह भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यताएं प्राप्त कर लेता है। तो हम इस एपिसोड में बातें किए कि नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मतलब भारत के महान्यायवादी जो है भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। इसके बाद योग्यताएं की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो योग्यताएं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो बनने की योग्यताएं हैं वही योग्यताएं हैं भारत के महान्यायवादी बनने की जो योग्यताएं हैं। तो भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 5 वर्षों तक लगातार वह न्यायाधीश हो। मतलब उच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तो वह भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता प्राप्त कर लेगा।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्षों तक आप अधिवक्ता भी करते हैं तो भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यता आप में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम बातें करेंगे कि जो मतलब जो योग्यताएं हैं, अगर 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहते हैं उच्च न्यायालय में या 10 वर्षों तक अधिवक्ता, तो यह भारत का नागरिक है, मतलब भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो इसके बाद आप भारत के महान्यायवादी बन जाएंगे। इसके बाद है कि जो भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी वह सभी न्यायालय में, मतलब राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में जाकर अपनी बातें रख सकता है। मतलब जो भारत का महान्यायवादी होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी न्यायालय हैं वह सभी न्यायालय में जाकर अपनी बातें रख सकता है, मतलब बोल सकता है, वह सभी न्यायालय में बोल सकता है। तो जो भारत का महान्यायवादी होगा वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी न्यायालय आएंगे वह सभी न्यायालय में जाकर बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है। इसके बाद है कि इसके सहायता के लिए, भारत की महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, जनरल, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी है उसे पूरे क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह पद बहुत बड़ा क्षेत्रों को मतलब काम करता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में। तो इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और इसके साथ ही दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। मतलब भारत का महान्यायवादी जो है बहुत बड़ा एक पद है, तो उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि इसकी सहायता करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए। तो यही 3 व्यक्ति जो हैं, 3 सॉलिसिटर जनरल इस भारत के महान्यायवादी को मतलब अपनी सुझाव तथा अपनी सहायता प्रदान करते हैं। तो इसके बाद हम लोग इस भारत के महान्यायवादी में हम लोग बातें किए कि इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 88 में किया गया है कि वह किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, लेकिन वह सदस्य नहीं है फिर भी वह किसी भी भारत के किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं हैं भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यता। मतलब जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता है वह भारत का महान्यायवादी भी बन सकता है। तो हम लोग बातें किए कि इसके सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की जो नियुक्ति की जाती है और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।